वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हिंदी व्याकरण की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम दो महत्वपूर्ण चीजों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिनमें से एक है वर्ण विन्यास या वर्ण विक्षेप, और दूसरी जो चीज है उसका नाम है आगत स्वर। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण विन्यास या वर्ण विक्षेप के बारे में। ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए चलिए पहले मेंशन करते हैं, फिर इसके बाद डिटेल में इसके बारे में देखेंगे। वर्ण विन्यास या वर्ण विक्षेप। तो चलिए हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। वर्ण क्या है? तो वर्ण जो है वो ध्वनियों का चिन्ह है। ये हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। ध्वनियों को, विभिन्न ध्वनियों को जो चिन्ह दिया गया है उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। चलिए मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, वर्ण बराबर ध्वनि चिन्ह, मतलब ये ध्वनि का चिन्ह है। अब इसके बाद समझिएगा कि हमने ध्वनि के अंतर्गत पढ़ा था कि ध्वनि ही शब्दों की आधारशिला है, अर्थात ध्वनियों से ही शब्दों का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं दो ध्वनियां लेता हूं, है ना। जैसे कि एक ध्वनि हो गई आ, ये ध्वनि है जो मेरे मुख से निकली और आपके कानों तक गई, और दूसरी ध्वनि ई। ठीक है, दो ध्वनियां हैं आ ई। अब यदि इन दोनों ध्वनियों को मिला दें तो क्या बनेगा? आई, है ना। तो ये जो आई एक ध्वनि या एक शब्द बना, इसका क्या तात्पर्य है? तो हिंदी में ये क्रिया के रूप में है ना। यदि कोई स्त्रीलिंग है, स्त्री है, तो उसके लिए क्रिया के रूप में हम उपयोग करेंगे आई। मराठी में आई कहें तो आई का तात्पर्य मां होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब दो ध्वनियां मिली आ और ई, तो एक शब्द बन गया आई, है ना। इसीलिए ध्वनियों को शब्दों की आधारशिला कहा गया है, क्योंकि ध्वनियों से ही शब्दों का निर्माण होता है। तो अभी हमने ध्वनियों को जोड़ा तो शब्द बन गया। अब इसका उल्टा करना है, रिवर्स करना है। अब हमें क्या करना है? जो शब्द बने हैं उनसे उनकी ध्वनियों को अलग करना है। ये काम भी हम पहले कर चुके हैं। जैसे कि ये जो एग्जाम्पल है वो ले लेते हैं आई, है ना। आई एक शब्द है। अब इसे इसकी ध्वनियों को अलग करो तो क्या हो जाएगा? आ ई, अलग हो गया। तो ये हो गया ध्वनि विन्यास या ध्वनि विक्षेप। ठीक है। जैसे हमने एक शब्द लिया था पानी, तो पानी जो शब्द है जो कि ध्वनियों से बना है, तो पानी जिन जिन ध्वनियों से मिलकर बना है उन्हें अलग कीजिएगा, है ना। तो हमने देखा था कि किस तरीके से हम अलग कर पाए थे। प, आ, न, ई। तो ये तो है बोलने पे, है ना। लेकिन लेखन पे अब हम इसी को देखेंगे। और जैसा कि हमने पढ़ा कि ध्वनि बोलने का और सुनने का विषय है, अर्थात मुख का और कान का विषय है। लेकिन जब इसी को हम लेखन में लाएं, है ना, तो हमें उसके लिए ध्वनि चिन्ह अर्थात वर्ण का प्रयोग करना पड़ता है। तो ध्वनियों को तो हमने अलग करके देखा। जैसे आई को हमने अलग किया आ ई, फिर हमने पानी को अलग किया प आ न ई। ठीक है। तो ये ध्वनि को हम अलग अलग कर लिए, है ना। लेकिन अब हम ध्वनि चिन्ह को अलग करेंगे, अर्थात वर्ण को अलग करेंगे। तो जो शब्द है जब हम उसको लिखते हैं, तो जैसे कि जो शब्द जो हम बोलते हैं वो ध्वनियों का मेल है। जो शब्द हम बोलते हैं वो ध्वनियों का मेल है, लेकिन शब्द जो हम लिखते हैं वो वर्णों का मेल है। तो जैसे अभी हमने बोले गए शब्द से उसकी ध्वनियां अलग की, अब उसी प्रकार हम लिखे गए शब्द से उसके वर्ण अलग करेंगे, और इसी प्रक्रिया को कहा गया है वर्ण विन्यास या वर्ण विक्षेप। तो चलिए आइए, बहुत ही सिंपल है, हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद हम उनका वर्ण विक्षेप या वर्ण विन्यास देखेंगे। तो चलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने कहा था वही एग्जाम्पल ले लेते हैं पानी का। ठीक है। तो ये पानी, अब बात केवल बोलने और सुनने तक सीमित नहीं है, अब बात आ गई है लेखन की, पठन की, ठीक है, या देखने की। तो ये पानी जो वर्णों से मिलकर बना हुआ है ना। बोलेंगे तो ध्वनियों से मिलकर बनेगा, लेकिन चूंकि लिखे हैं तो वर्णों से मिलकर बना हुआ है। तो अब इस पानी, है ना, वो जिन जिन वर्णों से मिलकर बना है उसमें उनको अलग करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम अलग करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम कैसे अलग कर सकते हैं? ये पा और उसके बाद ये नी, इस तरीके से अलग कर सकते हैं। फिर हम इसमें देखेंगे ये जो प है
है ना। प है उसमें आ की ध्वनि जुड़ी हुई है ना। आ की ध्वनि के सहयोग से प का उच्चारण किया जा रहा है ना। अर्थात ये जो प है ना, जब हम पा बोलते हैं तो पा में प के साथ आ मिला हुआ है, तो हम उसको यहाँ पे मेंशन करते हैं। मैंने यहाँ पे प को आधा लिखा। आधा कहने का तात्पर्य है कि अभी फिलहाल इसमें कोई स्वर जुड़ा हुआ नहीं है ना। इसको किसी भी स्वर का सहारा नहीं मिला हुआ है, इसलिए ये अपूर्ण है, आधा है। हमने पढ़ा है कि स्वर तभी बोले जा सकते हैं, सॉरी, हमने पढ़ा है कि कोई भी व्यंजन तभी बोले जा सकते हैं जब उन्हें किसका सहारा मिले, स्वर का सहारा मिले। इसीलिए हमने व्यंजन को परतंत्र कहा है, क्योंकि व्यंजन गुलाम होते हैं। किसके गुलाम होते हैं? स्वर के, क्योंकि उन्हें किसी भी स्वर की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता। ठीक है, तो हाँ, लिखने के लिए हम यहाँ पे शो कर सकते हैं कि हाँ भाई ये आधा प है। ठीक है, बोलने में तो हम बोल ही नहीं सकते, हम तो ये देख ही चुके हैं, लेकिन लेखन के दृष्टिकोण से हम यही तो देख रहे हैं, लेखन है ना। बोलने में तो ध्वनि हो जाएगा, लेकिन लिखने में वर्ण, तो लेखन के आधार पे हम कम से कम उसको अलग करते हैं। ठीक है, तो ये जो प है ना, उसमें जुड़ा हुआ है आ, और जब प में आ जुड़ेगा तब ये कंप्लीट होगा और कहलाएगा पा। जब तक ये नहीं जुड़ा है तब तक ये अधूरा है, बेसहारा है। इसको सहारा कौन देता है? आ। तब जाके ये पा होता है, तब इसका उच्चारण किया जाएगा। अभी तो अब हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते, भले हम यहाँ पे हलंत लगा के इसको लिख लिए हैं और ये शो कर रहे हैं कि ये पा आधा है, अर्थात बिना किसी सहारे के है, बिना किसी स्वर के सहारे के है, जिसे केवल लिखा जा सकता है, बोला नहीं जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये नी है ना, तो नी में क्या जुड़ा हुआ है? न में बड़ी ई की मात्रा है ना। तो हम फिर से यहाँ पे न को लिखते हैं, न यहाँ पे आधा आएगा, हलंत हमने लगाया है ना, और इसमें क्या जुड़ा हुआ है? बड़ी ई की मात्रा, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया पानी शब्द का वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास। इस तरीके से हम बहुत सारे शब्द ले सकते हैं और उनका हम वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद करके देख सकते हैं, और ये एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है। कंफ्यूजन कहां पे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले एक दो एग्जांपल हम और लेके देखते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो हम लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल रामायण। तो रामायण का हम वर्ण विच्छेद करेंगे या वर्ण विन्यास करेंगे, तो एक ही करके देखिएगा। पहला जो है वो रा है ना, रा अर्थात रा में क्या मिला होगा? आ। तो पहले रा को लिखिए और इसको हम आधा लिखेंगे। ठीक है, और इसको सहारा मिला है किसका? आ का। तो अभी हम उनको अलग करके लिख रहे हैं। ठीक है, र को हम आधा लिखेंगे, ये पूरा तभी होगा जब इसके साथ एक स्वर मिलेगा, आ, है ना। उसी प्रकार से अब ये माँ है, अर्थात माँ में आ जुड़ा होगा, है ना। माँ को हम फिर यहाँ लिखेंगे हलन के साथ। हलन पे आप ध्यान देंगे, वो ये शो करता है कि माँ जो है ना, या जो किसी भी यदि व्यंजन में हलंत लगा है ना, तो वो ये शो करता है कि वो व्यंजन आधा है, अर्थात बिना स्वर के है। ठीक है, तो ये म से अलग कर दिए उसका स्वर आ, और उसके बाद फिर क्या है? य। तो य में क्या जुड़ा हुआ है? अ जुड़ा हुआ है ना, तभी जाके वो कंप्लीट होगा। तो अभी हम इसको अलग करके लिख दिए इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद फाइनली क्या है? ऋणा। तो ऋणा आधा और उसमें क्या जुड़ा हुआ है? अ जुड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ये ऋणा, जो कि आधा है और उसमें जुड़ा हुआ है ये आ। तो ये हो गया रामायण का संधि विच्छेद, सॉरी वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कठिन पे जाने का प्रयास करते हैं, उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मैं इसके लिए एक शब्द लेता हूं, विचार। तो एक्चुअली में होता है क्या है कि इसको देख के हमें क्या लगता है? हम ये देखते हैं, हम जो लिखे हैं उसको हम देखते हैं, है ना। तो लिखे हैं उसके आधार पे ये जो व है उसमें कौन सी मात्रा लगी है? छोटी ई की मात्रा लगी है। और जैसा दिख रहा है उसके हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि छोटी ई की मात्रा पहले है और उसके बाद क्या है? व है। लेकिन इन सब का बेस है ध्वनि। तो फिर से हम रिवर्स ध्वनि में आएंगे और उसके आधार पे इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। तो यदि हम ध्वनि के आधार पे देखें तो आप बोल के देखिएगा, जब आप विचार शब्द बोलेंगे, है ना, तो आपके मुंह से सबसे पहले कौन सी ध्वनि निकलेगी? व निकलेगा या छोटी ई की मात्रा? तो सबसे पहले हमारे मुख से निकलता है व, और उसके बाद आता है छोटी ई की मात्रा। यहाँ पे दिखने में भले आपको छोटी ई की मात्रा पहले दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे जब विच्छेद करेंगे तो छोटी ई को पहले लिखेंगे उसके बाद व लिखेंगे, यही हमको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा व,
जो कि हम यहाँ पे आधा हलंत लिख के शो करेंगे। इसमें मात्रा जुड़ी हुई है ई की, छोटा ई, ठीक है। उसके बाद तो सिंपल है, उसके बाद तो है ना हम जैसा देखते आए हैं वैसा है। च में आ की मात्रा है और उसके बाद र में अ की मात्रा है। तो यहां पे आपको सावधानी बरतनी है कि यदि कहीं पे छोटा ई है ना, तो हम जब उसको लिखते हैं तो लेखन में भले उसको हम पहले लगा दिए, लेकिन वो पहले नहीं आएगा, वो बाद में आएगा। पहले कौन आएगा? तो जिसके ऊपर छोटी ई की मात्रा लगी है वो वर्ण पहले आएगा। तो यहाँ पे हमको खास ध्यान रखना है। और आइए चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कुछ जो कंफ्यूजिंग शब्द हैं, है ना, जहां पे आधे व्यंजन का प्रयोग किया जाता है उनके बारे में हम देखेंगे। वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहां पे हम देखेंगे कि कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल है सिद्ध। ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो कंफ्यूजिंग चीजें हैं, है ना, जिनको देख के आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन नहीं होना है। क्यों नहीं होना है समझेंगे हम यहाँ पे, कैसे नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि पहला वाला डाउट तो मैं क्लियर कर दिया कि यहाँ पे स में ये जो छोटी की मात्रा है वो दिख रही है आपको, और छोटी की मात्रा को यहाँ पहले लिखा गया है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो छोटी की मात्रा पहले आएगी। पहले क्या आएगा? पहले स आएगा, सरस्वती का स आएगा, फिर आएगी छोटी ई की मात्रा। लेकिन अब नया जो डाउट है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ध, ये देखने से आपको द और ध, ये देखने से क्या लग रहा है इसको समझिएगा। देखने में भ्रम होता है। क्या भ्रम होता है? कि द पूरा है और ध आधा है, द पूरा है और ध आधा है। यही भ्रम हमें दूर करना है, ठीक है। एक्चुअली में जब भी ऐसा आपको दिखे, है ना, तो यहाँ पे जो छोटा लग रहा है आपको लगता है कि वो आधा होगा, और जो कंप्लीट दिख रहा है वो लगता है कि पूरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें क्या है? इसमें द आधा है और ध पूरा है। इसी को आपको समझना है। ऐसे लगभग हर शब्द में यही होता है। तो यह वर्ण विच्छेद से आसानी से समझ पाएंगे। वर्ण विच्छेद करके हम देखते हैं। तो इसका वर्ण विच्छेद होगा, सबसे पहले तो हमने देखा कि सरस्वती का स पहले आएगा और उसके बाद छोटी ई की मात्रा, ठीक है, ये छोटी ई की मात्रा। हाँ, उसके बाद फिर अब क्या आएगा? तो पहले द आएगा और द आधा है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे द आधा है और उसके बाद ये ध है ना, जो लग रहा है कि वो आधा है, लेकिन ध आधा नहीं है, ध पूरा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध पूरा है, ठीक है। तो ये चीजें हमको समझनी है कि किस तरीके से इनका विच्छेद हुआ है ना, या किस तरीके से जो वर्ण है वो मिले हुए हैं। अब हम एक नया शब्द लेके देखते हैं और वो शब्द है विद्यालय, और हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। तो विद्यालय को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, विद्यालय, ठीक है। तो इसको देख के हमें ये समझ में नहीं आता कि हम इसका विच्छेद कैसे करें, या ये किन किन शब्दों से मिलकर बना है। तो एक्चुअली में सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो शब्द मिलेगा वो है विद्यालय, है ना। तो होता क्या है एक्चुअली में इसमें कि ये द आधा होता है और यह पूरा, जिसमें आ की मात्रा लगी हुई है। तो इन दोनों को मिला के हम इस तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब ये जो द आधा और या, इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, और यही इसमें खास था, है ना, जिसका विच्छेद हमें समझना था। तो ये जो द्या है वो इस तरीके से लिखा जाता है ओरिजिनली। अब इसे विच्छेद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि व में छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो ये व हो गया, इसमें छोटी की मात्रा, और उसके बाद है आधा द, फिर य में आ की मात्रा लगी हुई है, और उसके बाद ल में आ की मात्रा, और या में अ की मात्रा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया विद्यालय का संधि विच्छेद। अब हम कुछ और, तो ये हमने विद्यालय को देखा। अब हम एक नया शब्द लेंगे जिसमें हमें कुछ नया जानने को मिलेगा, है ना। वो शब्द है प्रकार। अब प्रकार देख के हमें क्या लग रहा है कि ये प है जिसके साथ में र जुड़ा हुआ है ना, मतलब प पूरा होगा और र आधा, ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन इसके जस्ट उल्टा है। होता क्या है कि इसमें जो प है वो आधा है और इस प के साथ में पूरा र जुड़ा हुआ है। जब ये र इसके साथ पूरा जुड़ेगा, मतलब कहने का तात्पर्य है ये प और र जुड़ के बनते हैं प्र। लेकिन देखने में ऐसा लगता है
कि प पूरा है और र आधा है, लेकिन एक्चुअल में प आधा है और र पूरा। ठीक है, तो इस पे हमें ध्यान रखना है। और प पहले आया है, ये तो खैर बोलने से भी पता चल रहा है, प्रकार, है ना। हाँ, अब इसके बाद जो बचा उसका हम संधि विच्छेद करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि हम प के बाद र लिखे हैं, लेकिन र जो है वो भी है ना, उसके साथ भी क्या जुड़ा हुआ है, अ। तो इसको भी हम हलंत लगा के लिखेंगे। हाँ, लेकिन ये आपको खास ध्यान रखना है कि ये अ किसके साथ जुड़ेगा, र के साथ, न कि प के साथ। यदि ये अ प के साथ जुड़ता तो प पूरा हो जाता और र आधा हो जाता, लेकिन चूंकि ये अ जो है वो र के बाद आया है, र के जस्ट बाद आया है, इसलिए ये अ र के साथ जुड़ेगा और र पूरा होगा, लेकिन प आधा रहेगा। ठीक है, बाकी तो सिंपल है ना। क्या हो जाएगा इसका, क, और क में क्या जुड़ा हुआ है, आ, और उसके बाद र, और र में क्या जुड़ा हुआ है, अ। ठीक है, तो ये है प्रकार का संधि विच्छेद, या सॉरी वर्ण विच्छेद, है ना। अब आगे हम देखेंगे एक और इंपॉर्टेंट शब्द, द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व का मतलब मैं आपको पहले बता देता हूं। द्वंद्व मतलब ऐसी चीज जो दो लोगों के बीच होती है, जैसे कि युद्ध। द्वंद्व युद्ध मतलब दो लोगों के बीच होने वाला युद्ध, इसे द्वंद्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये शब्द है द्वंद्व। अब इसे अलग करना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमें दिख रहा है वो भ्रम है। हमें ऐसा लग रहा है कि द पूरा है और व आधा है ना। इसमें दो शब्द सेम है, द्व दो बार आए हैं, तो दोनों में देखने में ऐसा लग रहा है कि द पूरा है और व आधा है, लेकिन एक्चुअली में द आधा है और व पूरा है, यही हमको समझना है। तो ये है क्या कि ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आधा द और ये जो व है वो मिलके बना है द्व। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा, तो इसका वर्ण विच्छेद होगा द, धन, व, धन, न, जो आधा। अच्छा, इसको हम और एक्सपांड कर सकते हैं। व को हम फिर से एक्सपांड करेंगे, तो ये व के साथ में अ जुड़ा हुआ है। उसके बाद फिर न तो पहले से ही आधा है, और उसके बाद फिर से द आधा, है ना, व आधा, और फिर ये अ, है ना। तो वैसे तो देखने में हम इसको यहाँ पे आधा लिख रहे हैं व को, लेकिन जब बोलेंगे तो व को सहारा मिल जाएगा अ का, तो व हो जाएगा पूरा और आधा है द। ठीक है, द्वंद्व। तो ये द्वंद्व भी एक स्पेशल वर्ड जिसका हमने यहाँ पे वर्ण विच्छेद देखा। आइए कुछ और शब्द हम देखते हैं। तो एक शब्द हम लेंगे कृषक, है ना, और हम देखने का प्रयास करेंगे कि कृषक का वर्ण विच्छेद किस प्रकार से होगा, है ना। और कृषक के वर्ण विच्छेद और प्रकार के वर्ण विच्छेद में क्या अंतर है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मैंने यहाँ पे शब्द ले लिया कृषक। ठीक है, अब देखिएगा, जब इसका हम उच्चारण करते हैं कृषक, तो क के साथ में आता है री। अभी कौन सा वाला रा है ना, तो ये है ऋषि का री। जब भी आपको किसी भी व्यंजन के नीचे में इस तरीके की मात्रा दिखे, ये इसका मतलब वो क्या है, ऋषि का री है। ठीक है, तो इसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले क जो कि आधा है और इसके साथ में जुड़ा हुआ है ऋषि का री। तो जब ऋषि का री इसके साथ में जुड़ेगा तब ये पूरा होगा और कहलाएगा क्री। अब उसके बाद आगे तो सिंपल है ना, आगे क्या हो जाएगा आपका, ये षटकोण का स, इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है, फिर क्या है, क है, और इसके साथ में भी क्या जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है ना। आगे सिंपल है, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि जैसे हमने देखा था प्र, तो प्र में क्या था कि प, र और ये अ, यहाँ पे जब उच्चारण हुआ प्र तो र था, है ना, लेकिन जब यहाँ पे क्री उच्चारण हो रहा है तो क के साथ में क्या है, ऋषि का री है। तो ऐसे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ण विच्छेद के अंतर्गत आपको पूछे जाएंगे, जो है तो सरल, लेकिन आपको इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो है वो किस प्रकार का री है। ये र में छोटी की मात्रा वाला री नहीं है, ये ऋषि का री है। यहाँ पे प आधा है और र को सहारा मिलेगा अ का, है ना, और इस तरीके से इसका वर्ण विच्छेद होगा। तो ये हमने वर्ण विच्छेद के बारे में कुछ एग्जांपल देखिएगा, और भी एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, आप उनको ट्राई कीजिएगा। आगे अब हम एक नई चीज पढ़ेंगे जिसे कहते हैं आगत स्वर। तो ये आगत स्वर क्या है सुनिएगा, मैं पहले हेडिंग डाल देता हूं, आगत स्वर। अभी आगत स्वर क्या है, तो नाम से स्पष्ट है, आगत, आगत का तात्पर्य है आया हुआ। आया हुआ कहने का मतलब वो घर का नहीं है, कहीं बाहर से आया हुआ है। ठीक है, तो आगत स्वर
जिसका एग्जाम्पल है अ। ये एक प्रकार का आगत स्वर है। तो ये आया हुआ है, कहीं और से आया हुआ है, बाहर से आया हुआ है। तो अभी क्वेश्चन है कि ये कहां से आया हुआ है। तो ये आया है अंग्रेजी से। कौन सी भाषा से आया है? अंग्रेजी भाषा से, है ना। अर्थात अंग्रेजी भाषा के शब्दों में इनका प्रयोग होता है अ का, है ना। अ जिसे हमने क्या नाम दिया? आगत स्वर। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिन एग्जाम्पल्स में आगत स्वर का प्रयोग होता है और हमें करना चाहिए। तो चूंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आगत स्वर अ कौन सी भाषा से आया है? अंग्रेजी भाषा से। इसका तात्पर्य इसका प्रयोग हमें अंग्रेजी भाषा के शब्दों में ही मिलेगा। तो ऐसे कुछ शब्द हम देखते हैं और आप सोचिएगा फिर कि आप उसे सही तरीके से उच्चारित करते हैं कि नहीं। उन्हें हमें अ अर्थात आगत स्वर का प्रयोग करके उच्चारित करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एकदम सिंपल सा शब्द है बॉल, ठीक है, BOLL बॉल, BOLL बॉल, है ना। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे बॉल, है ना। तो यहाँ पे फिर इसका हम वर्ण विक्षेप करके देखते हैं। तो ये क्या होगा? ये जो ब है उसके साथ में आगत स्वर जुड़ा हुआ है अ, ठीक है। फिर ये ल और उसके बाद ये आ, है ना। तो ये हमने लिखने में तो अलग कर दिया अ, लेकिन क्या हम इसका प्रयोग करते हैं? और नहीं करेंगे तो क्या होगा ये समझिएगा। तो यदि हम बॉल में आगत स्वर का प्रयोग करते हैं तो ये सही उच्चारण होगा बॉल, है ना। और बॉल का मतलब गेंद। लेकिन यदि हम इसका प्रयोग ना करें तो आगत स्वर का यदि प्रयोग नहीं करेंगे तो इसका उच्चारण होगा बाल। क्या होगा? बाल। और वो बाल कौन सा बाल हो जाएगा? आपके सिर के बाल, ठीक है। तो दोनों बाल में अंतर है। एक है बॉल जब हम आगत स्वर का प्रयोग करते हैं और उसका तात्पर्य है गेंद। लेकिन यदि हम आगत स्वर का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो क्या बन जाएगा? बाल बन जाएगा। बाल मतलब आपके सिर का बाल या शरीर के कोई भी अंग का बाल, ठीक है। तो हमें यदि सही उच्चारण करना है, लोगों तक अपनी बात को सही ढंग से पहुंचाना है, तो अंग्रेजी के शब्दों में जहां जहां इनका उपयोग होता है इनका प्रयोग बोलने में करना चाहिए। और कुछ उदाहरण लेके देखते हैं हम। जैसे कि एक शब्द हम लिए कॉफी, ठीक है। तो यदि हम इसमें आगत स्वर का प्रयोग करते हैं कॉफी, तो ये कॉफी है, पेय पदार्थ है। लेकिन यदि हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? काफी, ठीक है। और काफी का दूसरा तात्पर्य होता है पर्याप्त या इनफ। तो ये कॉफी अलग है और ये काफी अलग है, ठीक है। उसी प्रकार से एक कॉमन सा शब्द है जो नॉर्मली बहुत सारे लोग गलत तरीके से उच्चारित करते हैं, कॉल, है ना। ये है कॉल, है ना। कॉल मतलब बात करना या किसी का फोन आया तो उसे हम कहते हैं कि कॉल आया है ना, बुलावा आया है ना। तो कॉल, तो इसको इस तरीके से उच्चारित करना चाहिए कॉल। तो यदि मैं कहूं कॉल आया है अर्थात किसी का फोन आया है, किसी का बुलावा आया है ना। लेकिन यदि हम इस आगत स्वर का प्रयोग नहीं करें, है ना, और क्या बोले काल, तो इसका तात्पर्य ही बदल जाएगा, काल आया है, ठीक है। तो ये इन बातों पे हमको ध्यान देना है। और जहां जहां भी आगत स्वर आते हैं वहां पे उच्चारण में भी उनका प्रयोग करना है, ठीक है। तो अब से कॉल को कॉल ही कहना है, ना कि काल।